इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से। हालांकि इस बड़ी खबर की सुगबुगाहट होली के दिन से ही शुरू हो गई थी, जब राज्यसभा के नए सदस्यों के तौर पर जो लोग चुने जा रहे हैं, जिनका नामांकन होना है, उन नामों में से एक चौंकाने वाला नाम सामने आया था और वो नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हालांकि इस वक्त नामांकन शुरू होने जा रहा है और इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है कि बिहार से नीतीश कुमार भी एनडीए के एक उम्मीदवार होंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से और भी सदस्य बिहार में नामांकन कर रहे हैं, जिनमें नितिन नवीन और शिवेश का नाम बहुत दिनों से चल रहा था खबरों में। लेकिन नीतीश कुमार के नाम सामने आने के बाद से स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है और एक संकेत है कि 20 सालों से, लगभग 2 दशक से बिहार में नीतीश कुमार का जो एक सुशासन मॉडल था, अब उसमें एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं केशव कर्ण और इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे न्यूज रूम के सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ हैं। कुंदन जी, इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उससे पहले मैं बता दूं कि इत्तेफाक से दोनों हम बिहार से आते हैं और बिहार ही नहीं, देश की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन बहुत है। अहम है। मगर अब मुख्यमंत्री के तौर पे देखें तो करीब 2 दशक से ज्यादा का नेतृत्व रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और अब वो नए चैप्टर के तरफ जा रहे हैं और ये नए चैप्टर के जाना तीसरी कहें तो तीसरे अध्याय की शुरुआत के तौर पे देख सकते हैं। और अब जब हालांकि हाल के दिनों में नीतीश कुमार के जो निर्णय होते थे उसको लेकर उपापोह की स्थिति रहती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के ट्वीट से एक तरह से जो चंद मिनट पहले आया है, अब करीब करीब क्लियर हो गया है या साफ हो गया है। वन इंडिया के दर्शकों को बता दें कि अब नीतीश कुमार जो उनकी बची हुई राजनीति पारी है वो राज्यसभा के तौर पे दिल्ली में यानी केंद्र की राजनीति में निभाएंगे और बिहार में चेंज ऑफ गार्ड की शुरुआत अब हो जाएगी। इससे पहले भी करीब 1.5-2 साल पहले नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा हुई थी। जिस वक्त उपराष्ट्रपति चुना जा रहा था उस वक्त भी यह सामने आया था कि क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बतौर उपराष्ट्रपति जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि उस टाइम में भी नीतीश कुमार के एक वक्तव्य की चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार ने कहीं कहा था कि वो बिहार में विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, केंद्र में लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा की सदस्यता उन्हें तब तक नहीं मिली थी। अभी जो ट्वीट आया है उसमें भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि 3 सदनों के सदस्य वो रह चुके हैं। चौथी सदन यानी कि राज्यसभा की सदस्यता पूरे होने के साथ ही संसदीय परंपरा के जितने भी अंग हैं, जितने भी सदन है, उसकी सदस्यता उन्हें मिल जाएगी। लेकिन अंदर खाने जो खबर आ रही है वो ये भी कि कल दिन भर एनडीए के नेताओं को मशक्कत करनी पड़ी नीतीश कुमार को ये बात मनवाने में। नीतीश कुमार के अंदर अभी क्या चल रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स के लिए भी जाने जाते रहे हैं। कुंदन, देखिए, इस वक्त ये कहना शायद पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन खबरों की दुनिया में कहा जाता है लालू उनके लिए एक बार बार एक शब्द यूज किया करते थे कि नीतीश के जो पेट में दांत है, यानी वो कब क्या करेंगे शायद किसी को नहीं पता। लेकिन इस पटकथा की जो आप आज नतीजे देख रहे हैं कि बस चंद मिनटों बाद वो बतौर राज्यसभा बिहार से जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो ये स्पष्ट हो गया कि अब कोई फॉर्मेलिटीज नहीं रह गई है। लेकिन इसकी जो पटकथा की शुरुआत है, हम यूं कहें कि बिहार के जो विधानसभा चुनाव बीते साल हुआ था उसकी शुरुआत से ही हो गई थी, लेकिन वो फेज वाइज कहते हैं ना कि अब जो स्थिति थी, अब एक तरह से वो जो गार्ड ऑफ चेंज की बात कहते हैं और इतनी बड़ी बदलाव है। आप देखें कि 20 सालों में अगर बिहार में कुछ भी बदला हो, गठबंधन बदले हो, उप मुख्यमंत्री बदले हो, नेता अधिकारी बदले हो, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे एक चीज, बाकी सब बिहार में वेरिएबल था, एक चीज कांस्टेंट था, वो था नीतीश कुमार एज सीएम। इस वक्त जब नीतीश कुमार का ट्वीट सामने आ गया है और नीतीश कुमार नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार नामांकन करते हैं, उनकी जीत भी तय है, क्योंकि बिहार में एनडीए के पास संख्या बल है। इतनी संख्या है कि वो 4 सीटें तो आराम से निकाल लेंगे, 5वीं सीट पर भी उन्हीं का हक हो सकता है। ये सामाजिक और माफ करेंगे विधानमंडल के समीकरण पर भी ये निर्भर करेगा। लेकिन नीतीश कुमार के सीट में कोई इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैं न केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी, बल्कि जो आप जिस चेंज ऑफ गार्ड की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पिछले 2 नहीं करीब 3 दशक से नीतीश कुमार की इर्द गिर्द घूमती है। लालू यादव को भी मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार का अहम रोल रहा था। 3 दशकों के बाद, 3.5 दशकों के बाद बिहार की राजनीति में आप राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, उससे मैं
बिहार की बात करने से पहले थोड़ा एक कार्यकाल जो कि बहुत चर्चा में रहा था बतौर रेल मंत्री, जब वाजपेयी के दौर पे वो रेल मंत्री थे। और ये चूंकि मैं रेल दिल्ली में कवर करता रहा हूं तो ये बात मैं कहूंगा दावे के साथ, और पुराने अधिकारी याद करते थे कि नीतीश कुमार का जो गवर्नेंस का स्टाइल है वो बाकी अलग है। और शायद उसकी शुरुआत रेल से, उसके बाद पूर्ण रूप से देश ने देखा जब वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो एक कहावत बहुत कही जाती थी कि आप मंत्री कोई हो, उप मुख्यमंत्री कौन। हालांकि एक अपवाद आप ले सकते हैं सुशील मोदी के दौर पे, क्योंकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी थी वो गजब की जोड़ी थी। आप केंद्र में चीजें बदल जाए, लेकिन अधिकारियों के सामंजस्य के तौर पे, मंत्रालयों के बंटवारे के, सचिवों के पदों पे और राज्य के जो महत्वपूर्ण पद है उसमें वो उनकी सहमति रहती थी। लेकिन इसके बाद में देखा जाता है, और कई बार एक ऐसे मौके भी देखा कि कहा जाता था कि बिहार में सरकार तो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, और खासकर उन 10 ब्यूरोक्रेट्स का नाम आता था जिसमें इत्तेफाक से कुछ तो रिजाइन करके, माफ कीजिएगा, कुछ का कार्यकाल समाप्त हो गया, कुछ ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद में एडवाइजर के तौर पे काम करते रहे। और ये इस बार जो बदलाव होगा, मुझे लगता है कि वो एक अहम बदलाव होगा। और आप किसी बिहार के मंत्री से बात कर लें, डिप्टी सीएम से बात कर लें, या किसी भी आप विधायक सांसदों से बात कर लें, तो उनका बहुत साफ कहना था कि नीतीश जी को मनाना आसान है, लेकिन उनके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो पूरी लॉबी है, जिसमें आपने देखा होगा कि कई मौजूदा जो मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, प्रत्यामृत उनके एक आरजेडी विधायक के साथ, एक पुराने दौर में आरा के विधायक के साथ वो स्पीच हुआ था। तो इस बीच में कुछ सामने कुछ परोक्ष अपरोक्ष रूप से चीजें दिखती रही है, लेकिन ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुंदन, बिहार में जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियां, जब नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री सत्ता संभालने के लिए सामने आए थे, तो जिस तरह की अराजकता थी, नेताओं और खासकर जो बाहुबली नेता हैं उनका जो वर्चस्व था, उसको नियंत्रित करने के लिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने ये बेस्ट मॉड्यूल अपनाया था। उन्होंने अपने नेताओं से ज़्यादा भरोसा ब्यूरोक्रेट्स पर किया। उन परिस्थितियों में सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए शायद यह जरूरी था। हालांकि केंद्र में आप कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार मंत्री थे उस समय भी ब्यूरोक्रेसी पर उनका भरोसा कायम था, और वो हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से लोगों को पार्टी में भी लेकर आए। आरसीपी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मनीष वर्मा जो पार्टी के मौजूदा महासचिव हैं, वो भी उड़ीसा कैडर के अधिकारी रहे हैं, और खुद उनके तौर पे बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा दीपक कुमार से लेके बहुत सारे लोगों को हमने देखा, चंचल कुमार हैं, संजय कुमार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो उनके कार्यकाल में चर्चा में रहे, और खास उनके सिपा सलार के तौर पे रहे, और बहुत प्रभावशाली तरीके से जो गवर्नेंस डिलीवरी की बात हो रही है, नीतीश कुमार ने उनका सहारा लिया, और इतिहास सबके सामने है। हालांकि नीतीश कुमार तकनीकी रूप से अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और वो तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक वो स्वेच्छा से खुद नहीं त्यागपत्र दे देते हैं। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, एसएलपी जरूर है, लेकिन उनकी निर्भरता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पे उतनी ही है जितनी जेडीयू की निर्भरता बीजेपी पर है बिहार में। और केंद्र में भी नीतीश वो धुरी बन गए हैं। लोकसभा के जो आंकड़े 2024 में आए उसके बाद बीजेपी, मुझे नहीं लगता है खुद से कोई व्हिप स्ट्राइक करेगी। बहरहाल, हम एक बात और आपको यहाँ पर याद दिलाते चलते हैं कुंदन, एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि ये बस चुनाव के परिणाम तक इंतजार कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार को हटा देंगे, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। यहाँ तेजस्वी की भविष्यवाणी सही होती लग रही है। न केवल तेजस्वी बल्कि जनसुराज के तमाम भाषणों में प्रशांत किशोर का भी आपने देखा होगा कि 6 महीने के मुख्यमंत्री हैं और कुछ होना होगा, बिहार में चेंज ऑफ गार्ड हो जाएगा। हालांकि एग्जैक्टली नतीजों के बाद तो नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि 6 महीना के भीतर किस तरीके से बदल गया। तो इसका इंडिकेशन, और इसके जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह तो रहे थे, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, बीते 1 साल में नीतीश कुमार ऐसे सार्वजनिक मंचों पे उनका व्यवहार ऐसे कई बार रहा है जो कहा गया कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हालांकि ये हमारे सोर्सेज भी बताते हैं कि उनका दिल्ली के स्कॉट अस्पताल से लेकर बाहर भी इलाज हुआ था, और इलाज को रिस्पॉन्ड भी किए थे, और स्थिति ठीक थी। लेकिन बावजूद बार बार कहा जाता था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और वो स्वास्थ्य उनको अलाउ नहीं करता बतौर मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम करे। और शायद इसको आधार बना के देखिए, ये बहुत आसान नहीं था। आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, और एक दिन के घटनाक्रम को ना देखें, बीते 2 साल 3 साल के घटनाक्रम को देखें, तो कैसे संजय झा, जो कि नीतीश के सबसे राइट हैंड माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं,
वो किस तरीके से बीजेपी से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, कैसे आपने देखा कि ललन बाबू को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, वो हमने देखा किस तरीके से, और इसी दौर में देखा कि आरसीपी को जब जिस तरीके से बनाया गया था, इसके बाद उनको राज्यसभा रिपीट नहीं हुआ, उनको हटना पड़ गया। तो वो तमाम घटनाक्रम, और ये देखिए कि कैसे नीतीश के क्लोज लोगों में दोनों शामिल हुए और धीरे धीरे करके उनको एक तरह से मान मनोबल की स्थिति जा रही थी, और बीच बीच में इस तरह से खबरें भी फ्लोट की जाती थी कि उनके जो बेटे निशांत हैं उनको राजनीति में लेके आया जाएगा। और अलग अलग कॉर्नर से हमने देखा कि मांग भी उठा। बिहार के एक अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि देश की मांग है, दुनिया की मांग है और बिहार के युवाओं की मांग है। हालांकि अपने पार्टी के नेता के बेटे को तो कहेंगे, लेकिन ये भी एक फॉर्मेट चल रहा है कि एज ए डिप्टी सीएम उनको पार्टी में लिया जाए, और ये करीब करीब जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो ये एग्जिट फार्मूला तय किया गया है कि उनको बेटे को एज ए डिप्टी सीएम लिया जाएगा, और मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी के कोटे से होगा, और केंद्र में उनको एज ए रिस्पेक्टेड तौर पे लेके आया जाएगा। दो बात है कुंदन यहाँ पर, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बिहार में सीएम का पद खाली होगा। सीएम पद पर कौन बैठेगा, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। अभी तक जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कोई भी रहा हो, राइट फ्रॉम जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन कमान एक तरह से नीतीश कुमार के ही हाथ में रही है। उसका लगाम जो है नीतीश कुमार खुद थामे रहते थे। एक स्वास्थ्य का भी तकाजा है, और दूसरा अब अगर दूसरी रोल में जा रहे हैं, दूसरी भूमिका में जा रहे हैं, तो बिहार में उतनी सक्रियता नहीं दिखेगी नीतीश कुमार की। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वो उतने सक्रिय दिख भी नहीं रहे थे। तीसरा, चेंज ऑफ गार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, 2025 विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए और नई सरकार बनी, तो पहला चेंज ऑफ गार्ड वहीं देखने को मिला था जब होम मिनिस्ट्री 2 दशक के बाद नीतीश कुमार के हाथ से निकलकर सम्राट चौधरी के पास चली गई थी। इस बीच 2005 से लेकर 2025 तक मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार रहे, हालांकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, बीच में एक शॉर्ट पीरियड के लिए जीतन राम मांझी रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने सुशील कुमार मोदी की बात की, सुशील कुमार मोदी से उनकी अंतरंगता और अभिन्नता जग जाहिर है, लेकिन फिर भी होम नहीं था उनके पास, वो हमेशा वित्त संभालते थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास हमेशा होम मिनिस्ट्री रखा। इस बार होम मिनिस्ट्री निकलकर सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और डिप्टी सीएम हैं, उनके पास चला गया था। तो पहला चेंज ऑफ गार्ड तो वहीं देखने को मिला था। अब जो 2 चेंजेस ऑफ गार्ड यहां पर हमें इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं, एक मुख्यमंत्री, दूसरा पार्टी का मुखिया कौन होगा। देखिए, हाल के दिनों में बीजेपी जिस तरीके से निर्णय लेती है, जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पटना के बांकीपुर से विधायक और वहां के मंत्री किस तरीके से अचानक आ गए, और जो नाम चलते थे उसमें कभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम चलता था, भूपेंद्र यादव का नाम चलता था, तमाम नेताओं का चलता था। तो मुझे लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के चयन भी कुछ इस तरीके से ही होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें 3-4 चीज बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सटा हुआ राज्य है, बंगाल है और असम भी है। असम तो चलिए कम प्रभाव, हालांकि बिहार के लोग बहुत असम में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश है जो लेकिन ये 2 राज्यों में बहुत बहुलता भाषा, हिंदी भाषाभाषी लोगों की है, और राजनीति और कास्ट की लाइन की राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा नाम जो आने 20-25 सालों के लिए बीजेपी का चेहरा बन सके, एक, दूसरा जातीय समीकरण पे फिट बैठे 2, और तीसरा उसके जातीय समीकरण का फायदा इन 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, आसपास के राज्यों में उठाया जा सके। कुछ इस तरह की चीजें जरूर आपको देखने को मिलेगी। जहां तक रहा सवाल पार्टी में, अगर जेडीयू की हेड ऑफ पार्टीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में जो फ्रंट रनर के तौर पे अगर हो सकता है कि नीतीश वो पद अपने पास रखे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे, जैसे संजय झा, उस तरह से फॉर्मूला चलता रहे, और नहीं तो संजय झा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फ्रंट रनर के तौर पे देखे जा सकते हैं। हालांकि क्योंकि नीतीश के जो बेटे हैं निशांत, वो पहली बार राजनीति में आएंगे, सक्रिय राजनीति में आएंगे, और तो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम एज वेल एज पार्टी का चीफ शायद न दिया जाए, या हो सकता है कि उनकी खुद की कम्युनिटी से कोई एक फॉर्मेट के तौर पे, फॉर्मूले के तौर पे मनीष वर्मा का नाम है, और भी शरण कुमार रहे हैं जो उनके बहुत लॉयल रहे हैं, जब से नीतीश की सरकार रही है वो ऐसे करीबी रहे हैं। तो हो सकता है कि उन चेहरों में किसी को भरोसा जताया जाए और उसके बाद आगे लेके जाया जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण पद है जिसका ध्यान हम लोग नहीं देख रहे हैं, जेडीयू कोटे से राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर के तौर पे हरिवंश जी हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और लगातार 2 टर्म पे, तो हो सकता है कि उस पद पे संजय झा अपनी दावेदारी पेश करें, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए वो पद छोटा माना जाएगा कि जिस तरीके से उनका कद रहा है, वो खुद
वहाँ पे रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हैं, 25 साल का 20 साल का उनका कार्यकाल, रेल मंत्री रहे, तो ये भी पद एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर आपको इशारा दिलाना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा बदलाव जो कि जिस गवर्नेंस मॉडल को लेकर नीतीश जाने जाते थे, बिहार की ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि बीते 20 सालों के दौरान कुछ 15-20 ऐसे चेहरे थे बिहार के राजनीति में, ब्यूरोक्रेट्स के कोटे से बात करें तो लगातार नीतीश के इर्द गिर्द थे, और हमने देखा कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुतों को एक्सटेंशन और बहुतों को दूसरे तरह के पद दिए गए। वो एक बदलाव बहुत बड़ा होगा, और एक तरह से भारत की राजनीति में अंतिम शब्द कहूंगा कि बीजेपी की एक अंतिम इच्छा रही थी कि जब अश्वमेध का घोड़ा उनका राजनीति देश भर के अलग अलग कोनों पे उन्हें देखा कि महाराष्ट्र तक जीत गए, लेकिन बिहार मुख्यमंत्री एक कसक था, और शायद वो अब चंद दिनों के बाद है और अपना चेहरा बीजेपी का होगा। इस बीच नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच जो महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने हैं वो ये है कि डिप्टी स्पीकर राज्यसभा हरिवंश जी को इस बार रिपीट नहीं किया जा रहा है। तो इतना तो है कि उनकी पाली खत्म हो रही है। एक खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार आज ही जेडीयू ज्वाइन करेंगे पटना में, और उन्हें बिहार की कैबिनेट में भी शामिल किया जाएगा। आप भी बता रहे थे कुंदन। तीसरी खबर फ्रंट रनर्स को लेकर के हो रही है कि बिहार का सीएम कौन बनेगा। हालांकि जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही हैं। जब तक नीतीश कुमार चाहें वो सीएम रहेंगे, ऐसा हमें लगता है, हमारे साथी को भी लगता है। लेकिन जो कुछ फ्रंट रनर्स हैं, जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ऑब्वियसली बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। जहां पर भी जिस पद के लिए उन्हें किसी को नामित करना होता है, इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल नितिन नवीन भी हैं, मोहन यादव हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, भजनलाल खट्टर, भजनलाल शर्मा, ऐसे तमाम नाम रहे हाल के दिनों में। जी, ऐसे तमाम नाम रहे हैं जिनको सामने लाकर बीजेपी चौंकाती रही है। इसी तरह से क्या चौंकाने वाले नाम बिहार में भी सामने आएंगे? जो फ्रंट रनर्स ऑलरेडी समझे जा रहे थे, जैसे सम्राट चौधरी बीजेपी के ऑलरेडी बड़े नेता हैं, कुशवाहा समुदाय से आते हैं और उस वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं, और फ्रंट रनर्स में उनका नाम सबसे पहले लिया जा रहा था। लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा तेजी से सामने आया है वो है जनक चमार का। बिल्कुल, जनक चमार इत्तेफाक से मेरे बगल के गृह जनपद गोपालगंज से आते हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे, बिहार में वो मंत्री भी रहे थे ऑलरेडी करके, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला होने के चक्कर में हो सकता है कि उसका फायदा उनको राजनीतिक तौर पे उठाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक कहावत बीजेपी के हाल के मोदी और अमित शाह के युग में देखा गया कि जिनका नाम चल गया वो तो शायद आप उनको बाहर कर दीजिए। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर करें तो शायद उनका नाम, हालांकि हमारे तरफ से शुभ कामना है जो भी बने, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि आज हालांकि इंपॉर्टेंट नॉमिनेशंस थे। अब बिहार के, माफ कीजिएगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन था, और अमित शाह आज पटना जाने का अचानक कार्यक्रम बना, और जो अभी रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि वो उसमें शामिल रहेंगे, और शामिल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो नीतीश से उनकी एक लंबी मुलाकात होगी। तो मुझे लग रहा है कि जो पैसेज बनाया गया था नीतीश और बीजेपी के बीच में, जो कोऑर्डिनेशन लोग कर रहे थे, वो शायद अंतिम मुहर लगा दिया जाएगा, और एक तरह से उस अंतिम मुहर का क्या फॉर्मेट होगा, कब कैसे लागू होगा ये, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिएगा कि पिछले 22 के बाद जब नीतीश कुमार लौटे थे, तब से इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान एकमात्र नेता थे, जब भी पार्टियों में नंबर्स की बात करें, सीट शेयरिंग की बात करें, डिप्टी सीएम अमित शाह हमेशा इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल। आप, और ये लग रहा है इस बार फिर अमित शाह वहां पे हैं, तो अमित शाह भले गुजरात से आते हो, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी खासी दिलचस्पी है, और अमित शाह आज फिर पटना में हैं। तो मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन 3 पहलुओं पे आज फाइनल निर्णय हो जाएगा, और एक एक करके 2-4 चंद दिनों में, अब तो मुझे लगता है कि जब नॉमिनेशंस के बाद एक सीट बिहार में फंसी है, जो कि हालांकि महागठबंधन ने कहा अपने कैंडिडेट देंगे, तो लेकिन उसमें भी दावेदारी है, और तो उस सीट का गणित, जो बिहार का अभी विधानमंडल का गणित है, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर तो मुझे लगता है 16 तारीख तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और 10 तारीख के आसपास जब स्कूटनी के बाद चीजें फाइनल हो जाएगी और राज्यसभा के औपचारिक उम्मीदवार के तौर पर नीतीश हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली आने से पहले बिहार में चेंज ऑफ गार्ड देखने को मिलेगा। चेंज ऑफ गार्ड होगा, और निश्चित रूप से, क्योंकि अगर अमित शाह बिहार पहुंचते हैं तो केवल नामांकन में शामिल होने के लिए तो नहीं ही पहुंच रहे हैं, उसके पीछे एक लंबी पटकथा होगी, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, जिस पैकेज पे बात हुई होगी, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए इस पर चर्चा होगी। बहरहाल इस बातचीत के आखिरी दौर में हम सिर्फ एक और पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नीतीश कुमार आजीवन राजनीति में परिवारवाद के धुर विरोधी रहे।
अब जैसे कि चर्चा हो रही है, निशांत कुमार उनके पुत्र राजनीति में आएंगे, जेडीयू की कमान संभालेंगे, हो सकता है उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए। क्या इस पर नीतीश कुमार की भी सहमति है, मुहर है, या सिर्फ ये वक्त का तकाजा है? देखिए, कहावत है कि इस देश में बहुत हार्श होगा कहना कि नीतीश कुमार राजनेता बाद में, इंसान पहले हैं। और हर एक पिता को इस बात की मन में लालसा होती है कि जाते जाते कम से कम उनका बेटा, और ये कहा जाए कि जब नीतीश कुमार अपने राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं तो उससे अच्छा एग्जिट क्या हो सकता है। हालांकि ये बात सही है कि नीतीश कुमार का जो विरोध खासकर बिहार में लालू परिवार को लेकर रहा है, वो सबसे ज्यादा परिवारवाद को लेके ही रहा है। और लगातार उन्होंने ये बात कहा है कि कैसे लालू जी ने अपने पहले सालों को, फिर पत्नी को, फिर अपने बेटियों को और फिर अपने बेटों को आगे प्रमोट किया। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है और इस तरह के तमाम उदाहरण हमने देखा, और दोनों पार्टी के प्रवक्ता अपने अपने तरीके से तर्क गढ़ लेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि नीतीश के जो बेटे आज तक अचानक बहुत सिंपल देखे करते थे, अचानक आपने देखा होगा कि कभी उनके घर में फोटो, कई बार एक उनके शपथ ग्रहण समारोह में फोटो दिखते थे और बहुत ही अनायास और बहुत ही हम्बल तरीके से बोलते थे। अब बिहार के एक नए चेहरे होंगे और मुझे लगता है कि नीतीश के बेटे हैं और 20 साल मुख्यमंत्री रहने वाले बेटे कोई केंद्रीय, माफ कीजिएगा, मंत्री के तौर पे शपथ तो नहीं लेंगे, वो लेंगे तो डिप्टी सीएम के तौर पे लेंगे। और मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट विभाग भी होगा। हालांकि वो शुरुआती दौर में नीतीश के जो कोर लोग हैं उनका सहयोग जरूर होगा उनको लेके। और नीतीश के ट्वीट का अंतिम हिस्सा आप देखें तो उन्होंने कहा कि नए सरकार के लिए शुभकामनाएं और उनका सहयोग जारी रहेगा। हो सकता है कि उनका सहयोग एज ए मेंटर के तौर पे हो या फिर एडवाइजर के तौर पे हो। और उनके हमने देखा था पहली बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम बने थे, तो लालू के जो माफ कीजिएगा, तेजस्वी जब पहली बार डिप्टी सीएम बने थे तो उनके जो 2 राइट हैंड थे वही अधिकारी थे जो लालू के दौर में रेल मंत्री में उनके अधिकारी होते थे। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट मुझे लगता है कि यहाँ भी देखने को मिलेगा निशांत कुमार के लिए। और नीतीश के जो क्लोज अधिकारियों की एक पूरा समूह, उसमें कुछ अधिकारी विशेष तौर पे नियुक्त किया जाए और उनको हैंड होल्डिंग करने के तौर पे या उनको समझाने के तौर पे या राजपाट समझाने के तौर पे शुरुआती दौर पे उनका सहयोग रहे। और बाद में नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए भी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और हमारे पूरे वन इंडिया परिवार के तरफ से। एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म का डायलॉग था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन लग रहा है कि फिर से राजा का बेटा राजा नहीं तो कम से कम युवराज जरूर बनेगा। बिहार के बदलते हुए राजनीतिक हालात पर हमारी नज़र है। हम आपके लिए लाते रहेंगे बिहार से चुनिंदा खबरें, राजनीतिक डेवलपमेंट, जो कुछ हो रहा है, और आप देखते रहिए वन इंडिया। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.